आज हम लोग पढ़ेंगे सारणिक। सारणिक जो होती है एक वर्गाकार संरचना है, ठीक है। ये जो है वर्गाकार संरचना, इसमें देखिए अभी हमने इससे पहले आव्यूह पढ़ा। आव्यूह में हमने कहा कि वो हमारे पास एक वर्गाकार संरचना होती है, मतलब जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है। एक आयताकार संरचना थी जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या अलग अलग थी, ठीक है। लेकिन जो सारणिक होता है, डिटर्मिनेंट जो होता है, इसमें हमेशा वर्गाकार संरचना ही होगी, मतलब जिसमें आपकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या हमेशा बराबर होती है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, ये चिन्ह सारणिक का चिन्ह है। इसके अंतर्गत हमने क्या किया, A11, A12, A21, A22। देखिए दो पंक्ति हैं और दो स्तंभ हैं। अब आपको मालूम है, मैंने आपको जब आव्यूह पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था AIV, AIJ मतलब क्या होता है, आईवी पंक्ति व जेवे स्तंभ का अवयव। तो आपके पास जैसे लिखा है A11, मतलब क्या हुआ है, पहली पंक्ति व पहले स्तंभ का अवयव। अब जैसे हमने 1, 2 लिखा है तो यहाँ पहली पंक्ति आ जाएगी, ठीक है, पहली पंक्ति व दूसरा स्तंभ आ जाएगा, दूसरा स्तंभ का अवयव। इसी तरह से देखिए ये क्या लिखा है, A21, आपको मालूम है यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति हो जाएगी, ठीक है, और ये पहला स्तंभ हो जाएगा, यहाँ पर पहला स्तंभ हो जाएगा। इसका देखिए A22 लिखा है, तो A22 का मतलब क्या होगा, दूसरी पंक्ति व दूसरा स्तंभ का अवयव, ठीक। A22 मतलब दूसरी स्थिति और दूसरा स्तंभ का अवयव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो इसका क्रम क्या होगा, 2 क्रॉस 2, तो ये दूसरे क्रम का सारणिक होगा। कौन से क्रम का सारणिक होगा, इसको बोलेंगे दूसरे क्रम का सारणिक, ठीक है। अब ये जो है इसको दर्शाने का तरीका मैंने कहा, देखिए ये जो चिन्ह देख रहे हैं, ये दो लाइन, इसके बीच में अपन क्या करते हैं, इन अवयवों को इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि एक वर्गाकार स्थिति या वर्गाकार संरचना दिखाई देती है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरे क्रम के सारणिक का विस्तार कैसे करते हैं। अच्छा एक मिनट, इसको देखिए, इसको जो नोटेशन है इसका संकेतन है, संकेतन, इसको भी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देखिए A, B, C, डैश 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 इत्यादि अक्षरों के द्वारा इसका निरूपण किया जाता है। तो जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है A बराबर हमारे पास देखिए, अब यहाँ पर ऐसा चिन्ह नहीं लगाएंगे, अगर ऐसा चिन्ह लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ये कहाँ चले जाएंगे, हम आव्यूह में चले जाएंगे, ठीक है। तो हम सारणिक में देख रहे हैं, हम यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, देखिए A11, A12, A21 और A22। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट A, ये जो है इसको हम इस तरह भी निरूपित कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट A, ठीक। अब बहुत सी किताबें इसको कभी कभी इस तरह भी निरूपित करती है
डेल्टा बराबर A11, A12, A21, A22 ये, ठीक है। तो डेल्टा से भी निरूपण कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ए भी लिख सकते हैं, और अंग्रेजी कैपिटल अक्षर जो भी है उसके द्वारा इसका निरूपण किया जाता है। तो ये तो आपका स्टार्टिंग था। ये किस क्रम का सारणिक था? दूसरे क्रम का सारणिक था, ठीक। दूसरे क्रम का सारणिक मतलब इसमें क्या थी? दो पंक्तियां थी और दो स्तंभ थे। अब हमने लिखा यहाँ पर वर्गाकार संरचना, केवल इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या हमेशा आपस में बराबर होगी, वो अलग अलग नहीं हो सकती। मतलब आयताकार संरचना नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया 2x2 क्रम के सारणिक की जो डेफिनेशन है वो हमने आपको बताई, उसका निरूपण बताया हमने। अब देखिए दूसरे क्रम के सारणिक का विस्तार कैसे होता है। अब देखिए इसको यहां लिखेंगे, दूसरे क्रम के सारणिक का विस्तार। दूसरे क्रम के सारणिक का विस्तार मतलब उसको कैसे ओपन किया जाता है। तो देखिए जैसे हमारे पास ये है A11, A12, A21, A22। तो ये जो है इसका जब विस्तार करेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम ध्यान में लेंगे A11, A22 माइनस ये वाली चीज जो है माइनस में लेंगे हम, ठीक। क्या होगा? A12 और A21 ये इक्वल्स टू 0, इसका आंसर आ गया हमारे पास, ठीक। एक एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है 1, 2, 3, 4, इसका मान ज्ञात करना। तो आपको मालूम है 1 गुणित 4 माइनस 2 गुणित 3 बराबर -2, ठीक। अब देखिए जैसे एक लिखा है 1, -2, 4 या 3 और यहाँ 4, इसका मान ज्ञात करना हमको, इसका विस्तार करना है। तो देखिए क्या होगा हमारे पास 1 × 4 -2 और 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ की जो पोजीशन है ये ध्यान रखना है। इसमें एक चीज और बता रहा हूँ आपको, ये हमेशा जैसे एक सारणिक दिया गया, ठीक है, ये 11, A12, A21, A22, ये जगह हमेशा प्लस की होती है। यहाँ पर अवयव ऋणात्मक हो सकता है लेकिन जगह किसकी होती है? प्लस की। ये हमेशा माइनस की होती है, ये हमेशा माइनस की होती है और ये हमेशा प्लस की होती है। एकांतर क्रम में ये जो अवयव है इसके एकांतर क्रम में अवयव के चिन्ह बदलते हैं। जैसे आपने देखा ये यहाँ तो प्लस है, प्लस की स्थिति है, लेकिन ये जगह किसकी है? माइनस की। यहाँ अवयव कौन सा है? प्लस का। ये जगह किसकी है? माइनस की, लेकिन यहाँ पर अवयव है प्लस का। ये जगह किसकी है? अवयव प्लस का। यहाँ देखिए ये हमारे पास माइनस की जगह है और यहाँ अवयव भी माइनस का, इसीलिए जाके क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है। तो ये इसकी आपकी स्थिति होती है प्लस माइनस या प्लस माइनस एकांतर क्रम में। यहाँ का पहला अवयव हमेशा प्लस होता है, या इसको आगे हम बता रहे हैं इन दोनों का टोटल कितना होगा? 2 क्या होगा? सम संख्या होगी तो प्लस की जगह। इन दोनों का अवयव टोटल कितना होगा? 3 विषम सम, ठीक है। तो ये दूसरे क्रम के सारणी का मान था। अब देखिए किसी में एक सवाल और आता है हमारे पास, अगर कहीं पर लिखा है यदि 5x 4 2 ये कितना? 4x - 10 ये लिखा है, ठीक है। यदि ये बराबर ये दिया है तो
x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसका क्या हुआ 5 गुणित 2 माइनस 4 इंटू एक्स, ठीक है, बराबर कितना हुआ 2। अब यहाँ पर इसको हल करने पर कितना आएगा 4x बराबर 8, ये 10 होगा, 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8। तो क्या हुआ यहाँ, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, x का मान ये 2 आ गया। तो ये क्या था, दूसरे क्रम के सारणी का प्रसार, और दूसरे क्रम के सारणी को हम किस तरह से हल करते हैं वो दिया हुआ था। अब हम आपको बताएंगे तीसरे क्रम के सारणी का प्रसार। अब देखिए तीसरे क्रम के सारणी का प्रसार, एक्सपांशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एक सारणिक दिया गया। अब इसमें कितनी पंक्ति हैं, 3 पंक्ति। तो देखिए पिछले उसमें नहीं बताया था, इसको R1 पंक्ति बोलते हैं, इसको R2 पंक्ति बोलते हैं, इसको R3 पंक्ति बोलते हैं, इसको C1 स्तंभ, C2 कॉलम और ये C3 कॉलम कहलाता है। ठीक है, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ये बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह बदल गया। वहां पर क्या होता था, यहाँ पर ये आव्यूह का चिन्ह लगा होता था। ठीक है, यहाँ पर आव्यूह का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर जो चिन्ह है वो सारणी का चिन्ह है। ठीक है, ये सारणी का चिन्ह है। तो अब इसका आपको मालूम है ये स्थिति क्या है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, ये क्या है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, ये क्या है पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, ये आपको मालूम है तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। दिस इज द एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए और ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। अब इसका एक्सपांड अपोलो में तीसरे क्रम के सारणी का प्रसार पढ़ रहे थे, इसमें देखिए 3 पंक्ति 3 स्तंभ, पंक्तियों को पहली पंक्ति को R1, दूसरी पंक्ति को R2, तीसरी पंक्ति को R3। यहाँ पहली पंक्ति पहले स्तंभ को C1 के द्वारा बताया गया है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को C2 के द्वारा और तीसरे स्तंभ को C3 के द्वारा बताया गया। ये आपको मालूम है, मैंने बताया A31 इज द एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। जैसे मैंने बताया ये A23 कहाँ का अवयव है, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का है, तो ये आपको मालूम है। अब देखिए तीसरे क्रम के सारणी का प्रसार कैसे करते हैं। तो तीसरे क्रम के सारणी का जब प्रसार करना है तो इसकी कई मेथड है। पहला सिंपल मेथड बता रहा हूँ आपको ये भी बताया मैंने, ये हमेशा क्या होता है प्लस का स्थान होता है और उसके एकांतर क्रम में अल्टरनेटिव जो साइन है वो चेंज हो जाता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से चेंज हो जाता है हमारे पास। तो ये अपने को ध्यान रखना है, निशान लगाना नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसको देखिए सबसे कैसे विस्तार करते हैं, क्या करेंगे हम, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को ले लीजिए, हम लिखते हैं पहली पंक्ति के सापेक्ष। पढ़ा हुआ तुमने पहले? जी हाँ। अब हो चुका चैप्टर, हो गया हाँ क्लास में। चलो अच्छी बात है, इसको फिर जल्दी खत्म कर देंगे। हाँ ठीक है, ये पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो जब पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं तो देखिए डेल्टा इक्वल्स क्या करेंगे, A11 ये वाला अवयव ले लिया। अब इस अवयव की लाइन में जो भी अवयव आया उसको छोड़कर बाकी क्या बचता है, यही बचता है ना। यस सर। तो देखिए इसको दूसरे क्रम के सारणी पर विस्तार कर दिया, लिख लिया। ठीक, उसके बाद देखिए ये यहाँ पर आ गए, ये जगह किसकी है, माइनस की, तो यहाँ माइनस लगा दिया। अब देखिए माइनस लगाने के बाद जब ये वाला अवयव लिया हमने पास तो कौन सी लाइन चली जाएगी, पूरी लाइन चली जाएगी, पूरी लाइन चली जाएगी।
क्या आएगा A21 A23 A31 A33, ठीक। उसके बाद देखिए तो सर वो आगे एलिमेंट नहीं लिखा A12 ये यहाँ पर A12 लिखना है A12। उसके बाद देखिए अगला प्लस का है, अगर यहाँ माइनस होता हाँ तो हम यहाँ पर माइनस लिखते ब्रैकेट में, ठीक है। A13 अब क्या आएगा हमारे पास बताइए, A21 A22 A21 A22 A31 और A32, ठीक। इसके बाद देखिए इसका विस्तार आपको मालूम है, हाँ आपने अभी किया A11 ये A22 माइनस A33 सॉरी इंटू A33 माइनस A23 A32, ठीक। फिर माइनस A12 A21 A33 A23 A31 प्लस A13 A21 A32 माइनस A22 और A31, ठीक। इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा माइनस। अब इसके बाद इसका अंदर गुणा कर दो, जो भी होगा हल कर देंगे अपन, वो आंसर आ जाएगा अपने पास। तो ये इसके विस्तार की विधि है अपने पास। इसका एक और नाम है सेरस का नियम। सेरस के नियम से इसको विस्तार करते हैं, वो देखिए वो कैसे करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। यस सर अब सेरस के नियम से विस्तार करने के लिए अपन क्या करते हैं, सारस का भी नियम बोलते हैं, 7 ठीक है। SARAS लॉ, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सेरस के नियम से विस्तार, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, सेरस के नियम से कैसे विस्तार करते हैं ये भी पता होगा आप लोगों को। अच्छा एक चीज पहले बता दो, ये पहली पंक्ति के सापेक्ष किया आपने, हाँ किसी ने दूसरी पंक्ति के सापेक्ष किया, किसी ने तीसरी पंक्ति के सापेक्ष किया, किसी ने पहले स्तंभ के सापेक्ष किया, किसी ने दूसरे स्तंभ के सापेक्ष किया, किसी ने तीसरे स्तंभ के सापेक्ष किया, सबका उत्तर समान आएगा, किसी का भी उत्तर अलग अलग नहीं, ठीक है। जी सर तो यहाँ देखिए जब अब देखिए यहाँ पर इसको फिर से लिख लीजिए आप, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 2 और A33। अब ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले कैसे करेंगे, यहाँ पर बताइए सीरीज के नियम में। ये बता याद, ये याद नहीं, बाकी थोड़ा याद है। ये याद नहीं है, क्यों याद नहीं है? देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, और क्या रहेगा, कुछ चीज रह गई और बोलिए, कुछ रह गया? देखिए इसमें क्या है, इसका गुणा इसके साथ करेंगे पूरा प्लस में, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, मतलब पहले इसका गुणा किया फिर जोड़ दिया फिर इसका किया, अब इसके साथ इसका गुणा करेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए माइनस में, माइनस में जो आएगा इसका गुणा, ठीक। यस सर उसके बाद इसका गुणा, ठीक, और इसका गुणा, ठीक है। ये अपन करके आपस में जोड़ देते हैं, तो जैसे ये पहला है, पहला क्या होगा A11 A22 A33 प्लस, ठीक, A12 A23 A31 प्लस A13, फिर उसका कितना आएगा 21, ये लाइन आई ना, A21 A32 ये आ गया,
ये पूरा प्लस के साथ आ जाएगा, माइनस के साथ यहाँ वाली पूरी टर्म्स आ जाएगी। ये देखिए पहले इसका आ जाएगा पूरा, हाँ। ठीक, फिर सेकंड आ जाएगा, इसका आ जाएगा, और थर्ड ये आ जाएगा। ठीक, लिखें इसको। देखिए A11 A23 A32, फिर प्लस A12 A21 A33, ठीक, ये आ गया। फिर लास्ट क्या बचा, A13 A22 A31, ये इसका आंसर होगा। ठीक, इसको बोलते हैं सेरस का नियम। ठीक, यहां से सारे प्लस में लेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। वहां से देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक, अब इसके विस्तार से अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछना पूछ लो, बता रहा हूं। छोटा सा क्वेश्चन बताइए 3/3 का, बोलो। 1 मिनट बोलो। 1 2 3 1 2 3 4 minus 1 5 4 minus 1 5 6 0 minus 7 6 0 minus 7। ठीक है, ये इसका विस्तार करना। ठीक, ये नियम से करो, पहला वाला नियम बताया उससे करो। अगर इस नियम से करोगे ना तो क्या है, एक बार इसको लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 minus 1 5 6 0 minus 7। अब बताइए कितना होगा, इसका गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 1 7 मतलब -7। ठीक, प्लस है, हाँ माइनस अच्छा प्लस है, ठीक +7। उसके बाद देखिए 2 5 6 ये होगा ना 60। ठीक, उसके बाद देखिए 3 4 0, तो ये 0 हो गया, ये पूरा हो गया आपके पास। माइनस बताइए 1 5 0 0 हो गया, फिर प्लस 2 4 7 -56। ठीक, उसके बाद 3 1 6 -18 कितना हो गया, ये 67 माइनस कितना हुआ 74। कुल मिला के कितना हुआ, -7 आ गया। 7 प्लस होगा ना सर, वो माइनस प्लस ये +7 आ गया। ठीक, ओ सॉरी जुड़ जाएगा 7 4 11 6 7 3 13 अरे इतना आ गया। ठीक, तो ये इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। इसके बाद एक तरीका और है इसको निकालने का, जो आपको बताया, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को ले लो आप। ठीक है, हमने इसको ले लिया, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके, तीसरी पंक्ति के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो 6 ये लाएंगे, ये लाएंगे, 5 दूनी 10 और धन 3 13। ठीक है, -0, तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा होगा सब 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 ऋण 12, फिर क्या बचेगा -7 -7 लिया, ये लाएंगे, ये -1 और -8 -1 और -8 क्या हुआ 13 8 78। ठीक है, ये 9 7 63 141। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा तीसरी पंक्ति के सापेक्ष। अब इसी चीज को देखिए, अगर हम बोलते पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया पहली पंक्ति के सापेक्ष। ठीक है, पहली पंक्ति के सापेक्ष। ठीक है, पहली इसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1, ये रहेंगे, ये 7, सिर्फ 7 बचेगा। फिर ये -2 आया, -2 को देखिए, ये रहेंगे, ये रहेंगे, ये 28 हुआ, 28 में से 30 गया, -2 हुआ। ठीक, फिर देखिए +3, ये लाएंगे, ये लाएंगे, ये 0 हो गया। सर वहाँ माइनस तो नहीं आएगा, कहाँ पे, वही जो -2 लिखा है ना ब्रैकेट के अंदर, ये वाला, ये हाँ। किया, ये किया, 7 4 28 तो -28 और -30 -30 58 आएगा। -58। ठीक है, -58। ठीक, अब 3 वाला चेक किया, कितना हुआ 0, 0। और ये कितना हुआ +6, हाँ +6 होगा ना। यस सर। तो देखिए कितना हो गया, ये 7 आ गया, 7 के बाद 116 और ये 18 18 7 25, ये देखिए 141 आ गया।
कहाँ गया पहले वाला, मिटा दिया ये हाँ 141। तो कहीं से भी आप जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं सर हम दूसरे स्तंभ से निकाल रहे हैं, तो दूसरे स्तंभ से भी उतना ही आंसर आएगा। तो ये बेसिक था सारणिक का, ठीक है। अब अपन सेवेस का नियम है ये आपको, ठीक, आपको जिससे आसान लगता है। पहली बात, आपके कोर्स में सेवेस का नियम नहीं है, सीबीएसई में है, लेकिन आपकी किताब में दिया है, ठीक है। तो आपको अगर सेवेस का नियम पूछा जाएगा तो आप इससे विस्तार कर देना, ठीक, और नहीं पूछा जाएगा तो आप किसी भी उससे करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये सारणी का बेसिक था। कल हम आपको इसकी 7 प्रॉपर्टी और बताएंगे, ठीक है, और 7 प्रॉपर्टी बताने के बाद उसको आगे अपन हल करेंगे। 2 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा चैप्टर। मतलब आज जैसे सोमवार है, ये गुरुवार तक खत्म होगा या बुधवार तक खत्म होगा, ठीक है। तो अपनी आज क्लास नहीं खत्म, ठीक। yes. चलो।